अच्छा, एक बात बताइए, ट्रैफिक लाइट्स, कानून, ये जो सामाजिक नियम है, क्या ये हमें बांधते हैं? या फिर क्या यही चीजें हमें सच में आजाद करती हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, एक पहेली जैसा। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो असली सवाल यही है, क्या आजादी का मतलब है कि जो मन में आए वो करने की छूट, या फिर यही नियम, यही सीमाएं हैं जो हमें असल में स्वतंत्र बनाती हैं? चलिए इस दिलचस्प सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले आइए यही समझते हैं कि एक समाज को सच में आजाद होने के लिए नियमों की आखिर जरूरत पड़ती ही क्यों है। ये कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि ये तो आजादी को मुमकिन बनाने का एक तरीका है। जरा एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचिए जहां कोई नियम ही नहीं है, हर कोई बस वही कर रहा है जो उसका मन कर रहा है। क्या होगा? पूरी तरह से अफरा तफरी मच जाएगी। देखिए, सीधी सी बात है, मेरी आज़ादी वहीं खत्म हो जाती है जहां से किसी और की शुरू होती है, और बस इसीलिए हमें इन सीमाओं की जरूरत है। तो सवाल उठता है कि ये नियम आखिर हैं ही क्यों? देखिए, इसके मोटे मोटे 3 कारण हैं। पहला, ये पक्का करने के लिए कि किसी एक की आज़ादी दूसरे की आज़ादी के रास्ते में ना आए। दूसरा, समाज में एक व्यवस्था बनी रहे। जरा सोचिए, बिना ट्रैफिक लाइट्स के सड़कें कैसी होंगी? और तीसरा, ताकि सबके साथ बराबरी का बर्ताव हो, जैसा कि भेदभाव को रोकने वाले कानून करते हैं। चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं। हम लोग अक्सर लिबर्टी और फ्रीडम शब्दों को एक ही तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन पॉलिटिकल फिलॉसफी में इनके बीच एक बहुत छोटा पर बहुत जरूरी फर्क है। तो आखिर फर्क है क्या? ऐसा समझिए कि लिबर्टी एक आइडिया है, एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट, और फ्रीडम उसका प्रैक्टिकल रूप है। मतलब असल जिंदगी में हम उस लिबर्टी का कितना इस्तेमाल कर पाते हैं। लिबर्टी एक सिद्धांत है और फ्रीडम उसका जमीनी सच। अब हम आज़ादी को समझने के 2 बहुत ही दमदार तरीकों में से पहले पर आते हैं। इसे कहते हैं नेगेटिव लिबर्टी या नकारात्मक स्वतंत्रता। ये कॉन्सेप्ट आइज़िया बर्लिन ने दिया था, और इसका मतलब बहुत सीधा है, किसी के काम में कोई बाहरी दखलंदाजी न हो। मतलब किसी चीज़ से स्वतंत्रता। सरकार या समाज को ये बताने का हक नहीं होना चाहिए कि कोई इंसान क्या करे या क्या न करे। इसे असल जिंदगी में देखें तो नेगेटिव लिबर्टी का मतलब है कि हर किसी को ये चुनने की पूरी आज़ादी हो कि वो क्या खाना चाहता है, क्या पहनना चाहता है, या किस धर्म को मानना चाहता है। ये एक पर्सनल जोन है जिसमें किसी का कोई दखल नहीं होना चाहिए। तो नेगेटिव लिबर्टी का जो मूल मंत्र है वो बहुत सरल है, दखलंदाजी कम तो आज़ादी ज़्यादा। सीधी सी बात। और यहीं पर आकर एक बहुत ज़रूरी सवाल खड़ा होता है। सोचिए, अगर किसी के पास आज़ादी तो है, लेकिन उस आज़ादी को इस्तेमाल करने के साधन ही नहीं हैं, तो क्या वो आज़ादी असली है? बस यही सवाल हमें आज़ादी के दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाता है। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, पॉजिटिव लिबर्टी यानी सकारात्मक स्वतंत्रता। ये सिर्फ अकेला छोड़े जाने के बारे में नहीं है, बल्कि कुछ करने की, कुछ बनने की क्षमता के बारे में है। रूसो और हेगल जैसे विचारकों ने कहा कि सच्ची आज़ादी का मतलब सिर्फ रुकावटों का न होना नहीं है। इसका मतलब है अपनी काबिलियत को निखारने की असली ताकत होना। यह है कुछ करने की स्वतंत्रता। इस स्लाइड पर नजर डालिए। एक गरीब बच्चे के पास स्कूल जाने की नेगेटिव आज़ादी तो है, पर गरीबी उसे रोक रही है। वैसे ही एक दिव्यांग व्यक्ति को इमारत में जाने की आज़ादी तो है, लेकिन सीढ़ियां एक रुकावट है। पॉजिटिव लिबर्टी इन्हीं रुकावटों को हटाने के बारे में है, उस बच्चे को संसाधन देना और उस व्यक्ति के लिए रैंप बनवाना। तो पॉजिटिव लिबर्टी का सार यही है, असली आज़ादी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई रोक टोक न हो, बल्कि ये भी है कि ऐसे हालात हों, ऐसे साधन हों जो किसी को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करें। तो चलिए इन दोनों आइडियाज को एक साथ रखकर देखते हैं। एक तरफ है नेगेटिव लिबर्टी जो कहती है मुझे बाहरी दखलंदाजी से बचाओ, इसका पूरा फोकस एक इंसान की सुरक्षा पर है। और दूसरी तरफ है पॉजिटिव लिबर्टी जो कहती है मुझे अपनी काबिलियत तक पहुंचने के लिए मौके दो। यहाँ फोकस इस बात पर है कि समाज मौके बनाने में क्या भूमिका निभाता है। तो अब सवाल उठता है कि ये सब फिलॉसफी की बातें असल जिंदगी में क्यों मायने रखती हैं? क्योंकि ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये सीधे सीधे हमारे समाज को, हमारे कानूनों को और हमारी नीतियों को आकार देती हैं।
तो जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि जब भी सरकारें शिक्षा, स्वास्थ्य या सोशल वेलफेयर जैसी नीतियां बनाती हैं, तो वो असल में नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी के बीच एक संतुलन बनाने की ही कोशिश कर रही होती हैं। तो अंत में सवाल यही बचता है कि एक बेहतर समाज के लिए ज्यादा जरूरी क्या है, बाहरी दखल अंदाजी से हमारी आज़ादी या अपनी काबिलियत को हासिल करने की हमारी आज़ादी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। 27। अब पहली नजर में तो ये सिर्फ एक नंबर लगता है ना? लेकिन ये नंबर ये अपने आप में एक पूरी कहानी बयां करता है। 27 साल, सोचकर देखें, एक इंसान की जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा होता है ये। मतलब लगभग एक पूरी पीढ़ी ही गुजर जाती है इतने में। और ये कीमत चुकाई थी नेल्सन मंडेला ने। जेल में बिताए गए 27 साल सिर्फ और सिर्फ एक विचार के लिए, स्वतंत्रता। यहीं से हमें अंदाजा लगता है कि आज़ादी की, स्वतंत्रता की असली कीमत क्या हो सकती है। तो आइए इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। नेल्सन मंडेला और आंग सान सूकी जैसे लोगों के संघर्षों को देखकर ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये स्वतंत्रता का विचार है क्या, जो लोगों को इतना बड़ा त्याग करने के लिए प्रेरित कर देता है। देखिए, मंडेला और सूकी की लड़ाई सिर्फ अपने लिए तो थी ही नहीं, वो लड़ रहे थे एक पूरे दमनकारी सिस्टम के खिलाफ। उनकी लड़ाई थी उन जंजीरों को तोड़ने के लिए जो सरकार ने या समाज ने उन पर और उनके जैसे करोड़ों लोगों पर डाल रखी थी। तो जब हम स्वतंत्रता की इतनी बड़ी कीमत की बात कर रहे हैं, तो एक सवाल तो मन में उठता ही है कि हम असल में बात किस चीज की कर रहे हैं। मतलब इस स्वतंत्रता का असली मतलब है क्या? अब पहली बार में तो यही लगता है ना, कि भाई जो मन में आए वो कर पाना ही आज़ादी है, सिंपल। लेकिन क्या ये परिभाषा अपने आप में पूरी है, या फिर इसका कोई और गहरा मतलब भी है? असल में स्वतंत्रता को देखने के दो नजरिए हो सकते हैं। एक तो है आम सोच कि भाई जो मर्जी वो करो, यही आज़ादी है। पर एक दूसरा ज्यादा गहरा नजरिया भी है जो कहता है कि असली स्वतंत्रता का मतलब है अन्यायपूर्ण रुकावटों से, अनजस्ट कंस्ट्रेंट से मुक्ति। और इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। तो चलिए इसकी एक बेहतर परिभाषा देखते हैं। स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ जो मन चाहे वो करने की आज़ादी नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अपनी काबिलियत को, अपने पोटेंशियल को पूरी तरह से विकसित करने की आज़ादी, बिना किसी डर के जीने और अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की आज़ादी। हाँ, लेकिन एक शर्त के साथ कि इससे किसी और को कोई नुकसान ना पहुंचे। ऑल राइट, तो मतलब समझ आ गया। पर अब सवाल यह है कि आखिर ये इतनी ज़रूरी क्यों है? किसी भी इंसान या समाज की तरक्की के लिए स्वतंत्रता इतनी सेंट्रल वैल्यू क्यों मानी जाती है? देखिए, जब कोई इंसान स्वतंत्र होता है तो वो अपने विचारों को खुलकर सामने रख सकता है, अपनी पसंद का धर्म मान सकता है, अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी सकता है। इससे ना सिर्फ उसकी क्रिएटिविटी और टैलेंट को बढ़ावा मिलता है, बल्कि वो एक जिम्मेदार और मॉरली कॉन्शियस इंसान भी बनता है। और सोचिए, जब ऐसे आज़ाद सोच वाले लोग एक साथ आते हैं तो वो एक हेल्दी सोसाइटी बनाते हैं। एक ऐसा समाज जहां लोगों को एक दूसरे पर भरोसा हो, जहां अलग अलग तरह के विचारों की इज्जत हो, और जहां डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र मजबूत हो। क्यों? क्योंकि लोग अपने फैसले खुद लेने में कैपेबल होते हैं। अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। एक पैराडॉक्स, एक विरोधाभास, एक ऐसा आइडिया जो सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, कि सच्ची आज़ादी के लिए असल में कुछ नियमों की, कुछ सीमाओं की ज़रूरत होती है। यही बात इस पैराडॉक्स के केंद्र में है। मतलब ये कि अगर हम चाहते हैं कि समाज में हर कोई अपनी आज़ादी एंजॉय कर सके, तो हम सबको कुछ नियमों पर सहमत होना ही पड़ेगा। इसे समझने के लिए एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी को लगता है कि उसकी आज़ादी है कि वो जितनी तेज चाहे गाड़ी चलाए, 150 की स्पीड पर। लेकिन उसकी ये आज़ादी सड़क पर चल रहे बाकी लोगों की सुरक्षित रहने की आज़ादी को छीन सकती है ना? इसीलिए स्पीड लिमिट जैसा एक नियम या एक कंस्ट्रेंट असल में हर किसी की आज़ादी की रक्षा कर रहा है। और पता है, ये जो रुकावटें हैं, ये दो तरह की हो सकती हैं। एक तो है बाहरी, एक्सटर्नल, जैसे कि कानून और संविधान जो समाज में एक व्यवस्था बनाए रखते हैं। और दूसरी होती हैं आंतरिक, इंटरनल, जैसे हमारे अंदर का डर, अंधविश्वास या फिर सोशल प्रेशर जो हमें अपना बेस्ट वर्जन बनने से रोकते हैं। सच्ची आज़ादी का मतलब इन दोनों तरह की बाधाओं से मुक्त होना है। तो सबसे ज़रूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि सही तरीके से बनाए गए नियम और सीमाएं आज़ादी को ख़त्म नहीं करते,
बिल्कुल नहीं, बल्कि वो एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, एक ऐसा ढांचा बनाते हैं जिसके अंदर रहकर हर कोई अपनी आज़ादी को सेफली इस्तेमाल कर सके। तो अभी तक हमने ये समझा कि स्वतंत्रता आखिर है क्या, ये इतनी ज़रूरी क्यों है, और इसे बनाए रखने के लिए नियमों की क्या भूमिका है। अब इन सभी आइडियाज़ को एक साथ जोड़कर देखते हैं। देखिए, आज़ादी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक बार मिल गई और बस काम खत्म। नहीं, ये एक डायनामिक बैलेंस है, एक लगातार चलने वाला संतुलन। ये किसी एक इंसान की इच्छाओं और पूरे समाज की ज़रूरतों के बीच एक तरह की कॉन्टिन्यूअस नेगोशिएशन है, एक समझौता है। और आखिर में एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब है ही नहीं, और हर समाज, हर पीढ़ी को इसका जवाब अपने लिए खोजना पड़ता है कि एक व्यक्ति की आज़ादी की सीमा कहाँ खत्म होती है और दूसरे की कहाँ से शुरू होती है। इस पर जरूर सोचिएगा। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है, और यहीं से हमारी पूरी बात शुरू होती है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि एक हेल्दी सोसाइटी की नींव है। मतलब सरकार से या किसी भी अथॉरिटी से अलग राय रखना, उनसे सवाल करना, ये डेमोक्रेसी को कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत बनाता है। अब जरा इस मेटाफोर को देखिए, कितना पावरफुल है। सोचकर देखिए, जैसे हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ठीक वैसे ही एक डेमोक्रेसी को जिंदा रहने के लिए विचारों के खुलेपन की, फ्री एक्सप्रेशन की जरूरत होती है। अगर इस ऑक्सीजन को ही रोक दिया जाए तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र का दम घोंटा जा रहा है। तो सवाल यह है कि ये ऑक्सीजन, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आखिर करता क्या है, क्यों है ये इतना जरूरी? चलिए अगले सेक्शन में इसी को समझते हैं। देखिए, फ्री एक्सप्रेशन के बिना ना समाज एक रुके हुए तालाब जैसा हो जाता है। कोई हलचल नहीं, कोई तरक्की नहीं। ये हमें ताकत देता है कि हम खुलकर बहस कर सकें, जो पावर में हैं उनकी आलोचना कर सकें और अपनी गलतियों को सुधार सकें। सोचिए, अगर ये आज़ादी ना होती तो क्या हम गांधी या अंबेडकर जैसे महान थिंकर्स के आइडियाज़ पर खुलकर बात कर पाते? बिल्कुल नहीं। यही आज़ादी आर्टिस्ट्स को, राइटर्स को, साइंटिस्ट को हिम्मत देती है कि वो नए आइडियाज़ सामने लाएं, जिससे समाज आगे बढ़ता है। अच्छा, अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इतनी ही अच्छी चीज़ है, तो फिर सरकारें और समाज इस पर इतनी पाबंदियां क्यों लगाते हैं? यहीं पर असली कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। ये स्लाइड इस कॉन्फ्लिक्ट को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक तरफ तो हमें आज़ादी चाहिए ताकि हम सच ढूंढ सकें, जो पावर में हैं उनसे सवाल कर सकें, और दूसरी तरफ जो लोग सत्ता में बैठे हैं उन्हें डर लगता है अपनी आलोचना से, सच के बाहर आने से और अपनी कुर्सी खोने से। और कई बार लोगों की भावनाएं आहत हो गईं या देश की सुरक्षा का बहाना बनाकर आवाज़ों को दबा दिया जाता है। और जब ये पाबंदियां फॉर्मल हो जाती हैं, ऑफिशियल हो जाती हैं, तो उसे हम कहते हैं सेंसरशिप। जैसे फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड का होना, या किसी किताब को बैन कर देना, या इंटरनेट पर किसी कंटेंट को ब्लॉक कर देना। ये सब सेंसरशिप ही तो है, और इसके पीछे वजह दी जाती हैं नेशनल सिक्योरिटी की, पब्लिक ऑर्डर की, मोरालिटी की। तो असली चैलेंज क्या है? असली चैलेंज है सही बैलेंस ढूंढना। अगर सेंसरशिप जरूरत से ज्यादा हो गई तो वो तानाशाही बन जाती है, और अगर कोई नियम कानूनी ना हो तो फिर समाज में केओस यानी अराजकता फैलने का डर रहता है। अब इस बैलेंस को और अच्छे से समझने के लिए चलते हैं एक बहुत बड़े फिलोसोफर के पास, जॉन स्टुअर्ट मिल। उनके आर्ग्यूमेंट्स आज भी फ्री स्पीच की बहस की नींव माने जाते हैं। मिल ने 4 जबरदस्त तर्क दिए थे। पहला, क्या पता जिस बात को हम दबा रहे हैं वही सच हो। अगर ऐसा हुआ तो समाज एक सच्चाई जानने से रह जाएगा। दूसरा, हो सकता है सच पूरा का पूरा एक तरफ ना हो, थोड़ा सच एक के पास हो, थोड़ा दूसरे के पास। बहस से ही तो पूरी तस्वीर सामने आएगी। तीसरा, मान लीजिए कि सामने वाली बात गलत ही है, तब भी वो हमें चैलेंज करती है कि हम अपने सच को और मजबूती से साबित करें। इससे हमारी अपनी समझ और गहरी होती है। और चौथा, अगर किसी विचार को कभी चैलेंज ही ना किया जाए तो वो बस एक रटी रटाई बात, एक डॉगमा बनकर रह जाता है, उसकी असल मीनिंग खो जाती है। तो ये तो हो गई फिलॉसफी की बातें। अब जरा देखते हैं कि हमारी आपकी असल जिंदगी में इन बातों का क्या मतलब है। मिल ने आज़ादी के एक लिमिट भी बताई थी, जिसे कहते हैं हार्म प्रिंसिपल। बड़ा सिंपल सा आइडिया है। मतलब किसी की आज़ादी वहां खत्म हो जाती है जहां से किसी और का नुकसान शुरू हो, जैसे हेट स्पीच फैलाना या हिंसा के लिए भड़काना। ये फ्री स्पीच नहीं है, ये दूसरों को हार्म पहुंचाना है। कानून ने तो हमें अधिकार दे दिए, पर क्या हम वाकई सच में आज़ाद हैं? ये स्लाइड उन अदृश्य दीवारों की बात करती है जो कानून की किताबों में तो नहीं हैं, पर हमारी आज़ादी को रोकती हैं। समाज ने लड़के लड़कियों के लिए जो रूल तय कर दिए हैं, परिवार का दबाव, जात पात का भेदभाव या पैसों की तंगी,
ये सब ऐसी चीजें हैं जो हमें खुलकर अपनी जिंदगी जीने से रोकती हैं। तो असली टेकअवे क्या है? यही कि सच्ची आज़ादी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा एक लीगल राइट नहीं है। ये एक पूरी लिबरेशन है, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल और साइकोलॉजिकल। ये सामाजिक बंधनों से, आर्थिक मजबूरियों से और दिमागी डर से आज़ादी का एहसास है। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि हम सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी में वो कौन सी बाधाएं हैं, वो कौन सी अदृश्य दीवारें हैं जो हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक रही हैं। और अब इस चैप्टर के सोर्स मटेरियल की तरफ से एक आखिरी मैसेज। अगर आपको लगा कि इस चैप्टर एक्सप्लेनेशन से वाकई कुछ सीखने को मिला तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ई पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कंटेंट उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम का है जो एनसीईआरटी को सिर्फ रटना नहीं बल्कि गहराई से समझना चाहते हैं। याद रखिए, आपका एक शेयर किसी और स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है। तो बस इसी सोच के साथ आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए और सबसे जरूरी समझते रहिए। धन्यवाद।